हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी टारगेट आईआईटी सीरीज में। और इस बार हम आपसे मिले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन शुरू करने के लिए एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार इनऑर्गेनिक की तो देखो वही बात है, एनसीईआरटी जो है वो हमारा गॉड है। आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चंस आपसे इजीली बन रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। बाकी आपके जो क्लास के नोट्स रहे हैं उन्हें हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारी 11th इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फायदे तो यार मेन बात तो यही है कि समय कम लगता है, सवाल आपका जल्दी हो जाता है, पर नंबर आपको उतने ही मिलते हैं जितना आपको कोई लेंदी न्यूमेरिकल वाला सवाल करके मिलता है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी है, अगर आपकी थोड़ी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है, तो फिर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि यार अगर एडवांस निकालना ही है, अच्छा स्कोर करना ही है, तो इनऑर्गेनिक में करना ही पड़ेगा स्कोर, है ना, हमें करना ही है अच्छा स्कोर, राइट। चलिए आइए, तो उसी के तर्ज पे आज हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं हमारा ये चैप्टर जिसे हम कहते हैं तत्वों का आवर्तीय गुणधर्म, है ना जी। पहला चैप्टर है हमारा इनऑर्गेनिक का, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से कर लेंगे। आइए भाई, क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस। क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू करेंगे, है ना। सवाल पढ़ेंगे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको रिकॉल करेंगे और फिर चीजों को ढंग से सेटल करेंगे। ओके, चलिए आइए भाई शुरू करते हैं, ढंग से देखते हैं चीजों को। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने मिक्स सवाल लाया हूं, पूरे चैप्टर के सवाल मिक्स्ड हैं, हम एक एक करके सारे सवालों को ट्राई करते हैं। पहला सवाल क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या होगा। अब देखो यार, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपने चैप्टर अपनी तरफ से एक बार पढ़ रखा है, हम सीधा क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। तो आयनन विभव क्या होता है, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, एक बार मैं बस जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। आयनन एंथैल्पी ये होती है भाई कि किसी भी गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी भी एनर्जी लगती है, किसी गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो भी एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है, बढ़िया। तो बेटा जी, अगर किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो बचेगा क्या वो धनायन होगा, जो बचेगा क्या वो धनायन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी कम आयनन ऊर्जा लगेगी, आप बाहर से ऊर्जा देते हो, जितनी कम आयनन ऊर्जा लगेगी उतना आसानी से धनायन बनेगा, जितनी ज्यादा आयनन ऊर्जा लगेगी उतना मुश्किल से धनायन बनेगा। क्योंकि आयनन एंथैल्पी का जो मान है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये अवशोषित ऊर्जा है ना, अवशोषित ऊर्जा है कि गैसीय परमाणु को आप बाहर से हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन की हानि कर रहा है। अब भाई पहला इलेक्ट्रॉन की हानि हुई है, संयोजी कोश से पहला इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए इसका मान IE1 है। पर अगर मैंने बोला कि भाई ये जो M+ है, मैं चाहता हूं कि ये हमको एक और इलेक्ट्रॉन दे दे, हमें एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये उदासीन था, आपने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने कहा ठीक है मुझे हीट कर लो, थोड़ा बहुत एक इलेक्ट्रॉन मैं दे दूंगा। अब ये प्लस चार्ज लाके तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी वाला बन गया। तुम कह रहे हो भाई एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, आसानी से तो नहीं देगा, वो कहेगा भाई मैं तो खुद एक इलेक्ट्रॉन की फिराक में हूं, क्योंकि हर चीज उदासीन होकर खुश रहती है, तुम तो एक और इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो। तो उसके लिए आपको बाहर से क्या देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद से तो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो हम बोलेंगे इस दौरान जो ऊर्जा लगेगी उसे हम कहेंगे IE2। इसी तरीके से अगर आपने M+2 से कहा ढीठ बन के कि नहीं भाई मुझे तो एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक और इलेक्ट्रॉन दे दे, तो फिर उस दौरान जो ऊर्जा लगेगी उसे हम कहेंगे IE3। और हर अगली आयनन एंथैल्पी उसके पिछले वाले स्टेज के आयनन एंथैल्पी के मान से ज्यादा होगी। मतलब हम बोलेंगे IE3 जो है वो IE2 से ज्यादा और IE2 जो है वो IE1 से ज्यादा। प्लीज गौर से देखें चीजों को, ढंग से समझे चीजों को, देखें ध्यान से। हर अगली आयनन एंथैल्पी पिछले वाले से उसका मान ज्यादा ही होगा,
ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास जनरल बात हो गई आयनन एंथैल्पी के बारे में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, सबके द्वितीय आयनन विभव का मान हमको चेक करना है। तो बेटा जी आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आयनन एंथैल्पी घटती है, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पे आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, और जहां पे भी अर्धपूरित या पूर्ण पूरित विन्यास होता है वहां आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ना। ये बातें हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। अब एक बार हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से बात कर लेते हैं जरा। तो देखिएगा ध्यान से जरा, ये क्या हो रहा है। अरे 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 अरे, ये भाई साहब ने क्या कर दिया है हमारे। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं कुछ सेटलमेंट। वेट, चलो बहुत अच्छे, देखना ध्यान से। हमने बोला कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट विन्यास देखूं तो वो है 2s2 2p2, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन हो जाएगा 2s2 2p3, ऑक्सीजन हो जाएगा 2s2 2p4 और फ्लोरीन हो जाएगा 2s2 2p5। अब अगर मैं द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं तो उसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल के प्रथम तो बने, तो कार्बन से कार्बन प्लस जा रहे हैं, इस दौरान जो ऊर्जा लग रही है उसे IE1 कह रहे हैं, और कार्बन प्लस से कार्बन प्लस 2 जा रहे हैं, इस दौरान जो ऊर्जा लग रही है उसे IE2 कह रहे हैं। तो ऐसे ही भाई ये हो गया नाइट्रोजन प्लस तक, ये चला गया नाइट्रोजन प्लस 2, दिस इज IE2। इसी तरीके से ये हो गया O पे प्लस, और ये हो जाएगा O पे प्लस 2, और ये हो जाएगा IE2। और इसी तरीके से ये हो जाएगा F प्लस, और ये हो जाएगा F पे प्लस 2, और ये हो जाएगा IE2। ठीक है, तो आप ये कहेंगे यहां से यहां आने के लिए, यहां से यहां आने में जो ऊर्जा लगती है वो आयनन एंथैल्पी होती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 2s2 2p2 है, ये 2s2 2p1 है, और ये है 2s2। ठीक है, ये 2s2 2p2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और फिर ये हो जाएगा 2s2 2p1। यहां पे ये हो जाएगा 2s2 2p3, एक इलेक्ट्रॉन और निकल चुका है, ये है 2s2 2p2। ये हो जाएगा 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2s2 2p3। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप सब जगह पे विन्यास नोटिस करेंगे तो जो O प्लस है रियली सॉरी, ये 2p3 पे है। अगर ये 2p3 पे है मतलब अर्धपूरित p विन्यास है, और अर्धपूरित p विन्यास जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो हो जाएगा ऑक्सीजन का। और अगर ऑक्सीजन का हो जाएगा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां ऑक्सीजन आगे है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, आंसर इन दोनों में से होना चाहिए। अब इन दोनों में से O के बाद कौन आएगा वो सोचना है। तो अगर O के बाद वाला सोचना है तो बेटा जी ये है 2p3 से 2p2 जाता हुआ, पर ये 2p4 से 2p3 जा रहा है, तो p4 से p3 जाना चाहेगा, चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो O के बाद में आना चाहिए फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में कार्बन। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैसे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता ही है ना। IE1 के लिए, IE2 के लिए हमने विन्यास लिख के देख लिया। सही है जी, बढ़िया है, ओके बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आइए भाई आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं के प्रथम आयनन विभव का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान क्या होगा। अब हम परेशान हैं कि सर हमने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंटल डेटा तो याद ही नहीं किया, तो हम ये क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो भाई डेटा याद करना भी नहीं है, तुम ये देखो ना वैल्यूज में अंतर है ना, कहीं पे वैल्यू सेम है, कहीं पे वैल्यूज में अंतर है। तो तुम्हें ऑर्डर बनाना आता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। हाँ जी, आयनन विभव मतलब प्रथम आयनन विभव, आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का आयनन विभव जो है इसका मान ज्यादा होता है, क्योंकि ये अर्धपूरित है।
2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू यहां से, क्योंकि यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया जाएगा, क्योंकि p4 से p3 बन जाएगा, स्थायित्व की तरफ चला जाएगा। पर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्थायी चीज खराब हो रही है। तो नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा, तो आपको ऐसा ऑप्शन टिक करना है जहां नाइट्रोजन का मान ऑक्सीजन से ज्यादा हो, दैट्स इट। तो नाइट्रोजन का मान ऑक्सीजन से ज्यादा अगर आप चेक करना चाहते हो तो ए ऑप्शन दिख रहा है हमें, जहां पे नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी से ज्यादा है। ध्यान से देखें प्लीज। सही है जी, बढ़िया है। नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी से ज्यादा है, बहुत उम्दा। आगे आओ। फ्लोरीन और नियॉन की परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में क्या होगी? अब फिर से वही बात कि सर हमें डेटा तो याद नहीं है, बट बेटा कोई बात नहीं, आप तो ऑर्डर बनाओ और अपने आप उस ऑर्डर के हिसाब से वैल्यू पुट कर देना। तो जो फ्लोरीन है और नियॉन है ये जस्ट इस तरीके से रखे होते हैं, और हमें पता है वैसे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे परमाणु त्रिज्या घटती है, परंतु अक्रिय गैसों के अंदर जो है वैंडरवॉल त्रिज्या देखी जाती है। अक्रिय गैसों में आप क्या देखते हो, क्या पाई जाती है? वैंडरवॉल त्रिज्या पाई जाती है बेटा, और वैंडरवॉल त्रिज्या की वजह से इनका आकार हर आवर्त में सबसे बड़ा ही होता है। तो आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पे परमाणु त्रिज्या घटती है। ये केवल क्षारीय धातु से हैलोजन तक के बीच में रूल लागू होता है, अक्रिय गैसों पे रूल लागू नहीं होता। हर आवर्त में अक्रिय गैस का परमाणु त्रिज्या का मान सबसे अधिक ही होता है, ये बात तय है। ठीक है, अगर ये बात तय है तो फ्लोरीन और नियॉन में नियॉन के लिए ज्यादा होती है वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कि नियॉन की परमाणु त्रिज्या है 1.6, फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या है 0.72। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं यहां तक, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक, चलिए आइए। निम्न तत्वों की वैद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होगा? बेटा अगर वैद्युत ऋणात्मकता की बात करनी है तो आप एक बात देखिएगा, हमें इतनी सी चीज पता है और उसी से हमारा काम हो जाएगा कि सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन। ये हमारे पास में एक जनरल ऑर्डर होता है जिसकी हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी आपका फ्लोरीन है, फिर आपका ऑक्सीजन है, फिर आपका नाइट्रोजन है। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। कुछ लोग नाइट्रोजन क्लोरीन एक जितना बोल देते हैं, कुछ लोग नाइट्रोजन को ज्यादा, क्लोरीन को थोड़ा सा कम बोल देते हैं, 0.1 कम। बट यस, ये हमारे पास में है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बेटा जी जितने भी तत्व आपको दिए हुए हैं कंपेयर करने के लिए, आपको यह पता है कि इनमें से ना फ्लोरीन मौजूद है कहीं, ना ऑक्सीजन मौजूद है कहीं, बट नाइट्रोजन मौजूद है। तो अगर इनमें नाइट्रोजन मौजूद है तो सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता तो नाइट्रोजन की कर देंगे। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं कि जल्दी सवाल कैसे कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन अगर सबसे ज्यादा होगा तो वो तो समझ आ ही गया, फिर तो आंसर ही ये होना है, फिर तो आंसर ही ये हो जाएगा, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एक ही ऑप्शन में है। बाकी ये बड़ा फेमस ऑर्डर है, अगर आप वैसे भी लगा के देखें तो कार्बन, कार्बन के आगे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है और कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है। अब हमें पता है कि वर्ग में खांसी कहां से हो गई भाई? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमें पता है किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता का जो मान है ये क्या होता है? घटता है। परंतु यदि मैं आवर्त की बात करता हूं आपसे कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर आपकी वैद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो बढ़ता है। प्लीज ध्यान से देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पे वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पे वैद्युत ऋणात्मकता घटती है। अक्रिय गैस के लिए इस बात का कोई लेना देना नहीं है, बाकियों के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम बाकियों के लिए बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वर्ग में नीचे जाने पे डेटा घटेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा। तो इन दोनों में ये जीता, इन दोनों में ये जीता, यहां ये जीते भाई साहब और यहां ये जीते। तो बेटा इन दोनों में फास्फोरस जीत रहा है, बट इन दोनों में नाइट्रोजन जीत रहा है, तो सबसे आगे तो ये आ गया। ठीक है जी, नाइट्रोजन के बाद में कार्बन,
इन दोनों की वैल्यू एनीवेज ऊपर वालों से तो कम होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पे वैद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो ये ऊपर और ये नीचे, देख लो भाई, इन दोनों में ये आगे ये पीछे, तो नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन आगे कार्बन पीछे, फास्फोरस सिलिकॉन में फास्फोरस आगे सिलिकॉन पीछे। आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हैं। देख लो भाई क्वेश्चन ध्यान से, वैद्युत ऋणात्मकता का अच्छा सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। हम जल पी लेते हैं फिर आगे शुरू करते हैं। यस, आगे बढ़े। ठीक है सब, बहुत सुंदर। अगला सवाल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के प्रथम आयनन विभवों का क्रम क्या है? बेटा आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी एक ही बात है, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एमओ जो लिखा है इसको मोलिब्डेनम मत मान लीजिएगा, ये मैग्नीशियम की ही बात कर रहा है। आइए भाई इस पे क्वेश्चन करके देखें। अगर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात हो रही है तो हमने बोला Na, Mg, Al, Si, ये सभी एक ही आवर्त के तत्व हैं और लेफ्ट से राइट जाने पे आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, ये हमें पता है, तो हमारे हिसाब से ऑर्डर हो गया ये। बट हमें यह भी याद है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में एक स्पेशल अपवाद आता है कि जो मैग्नीशियम है इसकी आयनन एंथैल्पी का मान एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। जैसे बेरिलियम बोरॉन में जो रूल फॉलो होगा, इसके ऊपर बेरिलियम है, इसके ऊपर बोरॉन है, तो बेरिलियम बोरॉन में जो रूल फॉलो होगा वही नीचे भी फॉलो होगा, तो वो यहां भी फॉलो हो रहा है। तो सोडियम मैग्नीशियम में बेशक मैग्नीशियम जीतता है, बट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम ही जीतता है। रीजन क्या होता है बेटा जी? हम बोलते हैं यहां पे अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम रखते हैं, जब भी आपको समझ में आता बेरिलियम और बोरॉन, यहां है 2s2 2p1 और यहां है विन्यास 2s2। भाई 2s2 है पूर्ण पूरित से, और फिर आप पेनिट्रेशन प्रभाव की बात भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है, भेदन प्रभाव की बात भी कर सकते हैं। तो बेरिलियम जीतता है बोरॉन से, तो जो रूल बेरिलियम बोरॉन पे लागू होगा वो उनके नीचे वाले वर्ग के तत्वों में भी तो आपस में लागू होगा, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पे भी लागू हो जाता है। तो आप ध्यान से देखें, सोडियम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम जीतेगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम जीतेगा और आगे सिलिकॉन जीतेगा, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखें ध्यान से, समझ में आया क्या? मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि थ्योरी आप बहुत बार पढ़ चुके हो। मैं क्वेश्चन करने के तरीकों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, ताकि कम समय में ज्यादा सवाल आप लोग जल्दी कर पाओ पेपर के अंदर और अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक बात है ना? गलत तो नहीं बोल रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा है? तो बेटा जब भी आयनिक त्रिज्या की बात आए ना, तो दिमाग में एक चीज बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए, सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज। जब भी आयनिक त्रिज्या की बात आए, दिमाग में सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज का जिक्र फिक्स हो जाना चाहिए। सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और उनमें हमने परमाणु त्रिज्या की एक ट्रिक सीखी है क्लास में कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे आयनी त्रिज्या जो है यहां पे वो कम होती जाएगी, है ना? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा आयनी त्रिज्या जो है वो कम होती जाएगी। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आप यहां देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, फ्लोरीन के लिए है 9 और सोडियम के लिए है 11। अब यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होता है उतना परमाणु क्रमांक में से वैल्यू कम हो जाती है, जितना माइनस चार्ज होता है उतनी परमाणु क्रमांक में वैल्यू ऐड हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि सभी में 10 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 10 10 इलेक्ट्रॉन है सभी में, तो आयनी त्रिज्या का क्रम कैसे निकलेगा? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा आयनी त्रिज्या घटेगी, तो हम बोलेंगे यहां पे आयनी त्रिज्या का क्रम हो जाएगा सबसे ज्यादा आकार इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है और सबसे छोटा आकार इसका है। प्लीज ध्यान से देखें, ठीक है जी? सबसे ज्यादा बड़ा आकार इसका है, सबसे छोटा आकार इसका है। क्लियर है? पक्का? तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा है? तो Na+ जो है वो जीत जाएगा, Na+ जो है वो जीत जाएगा। डी ऑप्शन हमारा
करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। अगला सवाल, सल्फर, ऑक्सीजन तथा सेलेनियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? अब सबसे पहले ये पहचानो, क्या ये सेम वर्ग के हैं, सेम आवर्त के हैं या रैंडम है? तो अक्सर आपको सवाल करते हुए समझ में आएगा कि आपको बहुत बार पैटर्न ही दे दिया जाता है, या तो सेम वर्ग के या सेम आवर्त के तत्व दे दिए जाते हैं। तो सल्फर, ऑक्सीजन और सेलेनियम की अगर बात हो रही है तो ये है ऑक्सीजन, ये है सल्फर और उसी के नीचे होता है सेलेनियम। ये एक ही वर्ग के तत्व हैं और हमें ये पता है कि वर्ग में नीचे जाने पे मान कम होता है। ऑर्डर वाइज अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से ऑर्डर जो हमने सोचा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो ये होना चाहिए था। परंतु यहां पे एक विचित्र चीज देखी जाती है कि ये ऑक्सीजन उठ के लास्ट में आ जाता है और फाइनल ऑर्डर जो है आपका वो ये बन जाता है। फाइनल ऑर्डर जो है आपका वो ये बन जाता है। सबसे बड़ी वैल्यू सल्फर की, फिर सेलेनियम की और सबसे छोटी वैल्यू ऑक्सीजन की। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू सल्फर की, फिर सेलेनियम की और सबसे छोटी वैल्यू ऑक्सीजन की। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता का यह क्रम है तो ऑक्सीजन का सबसे पीछे जाने का कारण क्या है? उसका कारण है ऑक्सीजन का सबसे छोटा आकार। बेसिकली अगर आप ऑक्सीजन का या इस वर्ग के तत्वों का सामान्य विन्यास देखते हैं तो वो होता है NH2NP4। अगर NH2NP4 होता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2S2 2P4, सल्फर हो जाएगा 3S2 3P4 और सेलेनियम हो जाएगा 4S2 4P4। तो आप ध्यान से देखें, अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात है तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूं। संयोजी कोश में ऑलरेडी 6-6 इलेक्ट्रॉन लेके ये बैठे हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो एक नया इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ा डावाडोल रहता है, थोड़े नाटक ज्यादा करता है। वो कहता है यार एक तो मेरा आकार ऑलरेडी छोटा है, ठीक है, उसके अंदर मैं ऑलरेडी अपने संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूं। वो कहता है कि ये मेरा संयोजी कोश है और इसमें मैं ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूं। अगर मैं ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूं और आप मुझे बाहर से एक नया इलेक्ट्रॉन और दोगे खाने के लिए, मैं नहीं ले पाऊंगा। मेरे में प्रतिकर्षण भयंकर हो जाएगा, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, कम जगह है और एक जैसी तरीके की 6 चीजें ऑलरेडी बैठी हैं, सातवीं को कहां बिठाऊंगा मैं? तो सल्फर कहता है भाई कोई बात नहीं। सल्फर अपना दिल थोड़ा बड़ा करता है। सल्फर कहता है भाई ऐसा है कोई नहीं, मेरा आकार बहुत बड़ा तो नहीं है बट तुझसे थोड़ा बड़ा है, तो मेरे पास थोड़ी जगह है, नए इलेक्ट्रॉन को मैं आसानी से ले लूंगा, तू रहने दे। फिर सेलेनियम कहता है चल कोई बात नहीं ऑक्सीजन भाई, तू अपना जी हल्का कर, ठीक है, तू परेशान मत हो, तू भी मत ले, हम ले लेंगे। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इस वर्ग में सबसे लास्ट में चला जाता है, सल्फर सबसे आगे आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल ऑर्डर बनता है। ऐसे ही क्लास में सिखाया था, ऐसे ही यहां सिखा रहे हैं। सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, ये हमारा फाइनल ऑर्डर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। प्लीज देखिए ध्यान से। सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, क्लियर है साहब? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। यही ऐसी चीज फिर हैलोजन में भी देखने को मिलती है। हम वर्ग 17 में बोलते हैं कि वैसे तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो हमें तो यही लगा था कि भाई वर्ग में नीचे जाने पे तो ये वैल्यू क्या होती है, घटती है, तो हमारा ऑर्डर हो जाना चाहिए ये। पर फ्लोरीन अपने छोटे आकार के कारण ऑलरेडी संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, 8वां लेने से बचता है। अगर 8वां लेने से बचता है तो ये सबसे पीछे तो नहीं जाता, इसके साथ क्लोरीन एडजस्टमेंट कर लेता है, ब्रोमीन आयोडीन अभी भी करने से मना कर देते हैं। तो आपको ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ध्यान ही रखने होते हैं। ये हो गया वर्ग नंबर 17 का। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, और ये हो गया वर्ग नंबर 16 का। ये दो स्पेशल ऑर्डर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके जी, बढ़िया, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। अगला सवाल देखें, ये वाला। आकार में वृद्धि का सही क्रम, आयनिक त्रिज्या की बात है। जल्दी से चेक कर लीजिए कि क्या हम यहां पे सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज की बात कर सकते हैं क्या? क्या हम यहां पे सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज की बात कर सकते हैं क्या? देखना ध्यान से, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, क्या कहोगे यहां पे, ये बताओ कैसे करोगे, क्या बता सकते हो तुम लोग, क्या है दिमाग में,
क्या ऑर्डर सोच रहे हैं? यस। तो अगर हमें आकार में वृद्धि बतानी है तो भाई Mg+2 Na+ और F-। अगर आप इन तीनों को नोटिस करें एक बार सही से, Mg+2 Na+ और F-। तो Mg+2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, Na+ का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और F- का मतलब भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस का मतलब होता है काउंट कम होना और माइनस का मतलब होता है काउंट बढ़ना। तो भाई सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अगर सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है तो सभी सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज है। अगर सभी सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज हैं तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे छोटा होगा उसकी आयनीय त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा ऑर्डर होना चाहिए ये, है ना। इन तीनों में तो ऑर्डर होना चाहिए ये। अब अगर मैं आपसे बात करूं एल्यूमिनियम की तो ऐसा है भाई कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इस तरीके से हम आगे लिखते हैं, है ना। इस तरीके से हम आगे लिखते हैं। बट क्योंकि अगर आपने आयनिक त्रिज्या का क्रम बना लिया तो उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये जो क्रम है वो ये होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो इन आयनों से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। और इन तीनों में क्रम क्या है वो आपको पता ही लग गया है ना। तो बस ये क्रम एक ही ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, तो उस तरीके से हमने आंसर बता दिया और हमारा काम इजीली बन गया। आप देखें ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। एल्यूमिनियम उदासीन है, उदासीन अणु उनसे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। यहां पे सवाल की बात करें, ये क्वेश्चन देखें, ये आप लोगों ने पहले मंजिल सीरीज में भी किया होगा। सब जेई एडवांस के पीवाईक्यूज हैं, पुराने पुराने पीवाईक्यूज जो एक बार हमने क्लास में भी बोला था आपको, शैलेंद्र सर ने भी बोला हुआ है 1995 से 2024 तक के पीवाईक्यूज लगाओ। तो रीसेंट ईयर्स में पीरियोडिक से डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहे हैं, खास देखे नहीं गए हैं, क्योंकि पीरियोडिक वाला जो चैप्टर है, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक के हर चैप्टर में काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम आता है, ये हर चैप्टर में ही काम आता है। तो इसकी कंबाइंड एप्लीकेशंस आती हैं। डायरेक्ट इस चैप्टर से सवाल थोड़े से कम हो गए हैं, बट जो जो अच्छे अच्छे सवाल मुझे मिले सारे पीवाईक्यूज में मैं लेके आया हूं। तो जैसे ये एक सवाल है, निम्न तत्वों में से किसी एक की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिए गए हैं। तो बेटा जी आपको यह पता है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, तो आयनन ऊर्जा जो है वहां पे ज्यादा होती है। तो अगर आप यहां नोटिस करें तो ये है अर्धपूरित P और ये है अर्धपूरित P, ये और ये नहीं है। P2 और P1 विन्यास थोड़ी है, P3 विन्यास वाली बात होती है। तो अर्धपूरित ये और अर्धपूरित ये, है ना। ठीक, अगर अर्धपूरित में सबसे ज्यादा होती है तो अब इन दोनों में कौन जीतेगा? तो बेटा वो 3p3 है, ये 4p3 है। यहां आकार ज्यादा है क्योंकि एक कोश बढ़ गया है, और जब एक कोश बढ़ जाता है तो आकार तो बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने के साथ नाभिक से दूरी भी बढ़ जाती है। जो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन है उसका आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है, आयनन एंथैल्पी भी कम हो जाती है। तो हम बोलते हैं सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी बी ऑप्शन में होगी, है ना। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। पानी पी लें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए भाई यहां तक 3s2 3p3 4s2 4p3, एक कोश बढ़ गया है, और आपको पता है आकार जैसे जैसे बढ़ता है आयनन एंथैल्पी जनरली घटती है, क्योंकि आयनन एंथैल्पी होती है संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालना। वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा जो नाभिक से कम आकर्षित होगा। तो ऑब्वियसली जिसमें आकार ज्यादा है उसमें एक कोश ज्यादा है, तो नाभिक से दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो आकर्षण कम है, तो वो इजीली निकल जाएगा, तो कम एनर्जी में निकल जाएगा कंपैरेटिवली। तो बी ऑप्शन जीत जाएगा डी के कंपैरिजन में। बताएं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? प्लीज देखें ध्यान से, इजी है, समझ पा रहे हैं चीजों को, कर पा रहे हैं चीजों को? यस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा अवशोषण आवश्यक है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा अवशोषण आवश्यक है? सोचना जरा, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होना जरूरी है, आवश्यक है?
प्लीज ध्यान से देखें और बताएं। पहला ऑप्शन है F से F माइनस, दूसरा है Cl से Cl माइनस, तीसरा है O से O माइनस 2 और आखिरी है H से H माइनस। तो ये O से O माइनस 2 वाला देख के कुछ ध्यान आया क्या? भाई हम ये कहते हैं कि अगर किसी उदासीन गैसीय परमाणु को आप एक इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं तो वो एक ऋणायन बनता है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं तो ऋणायन बनता है, और इस दौरान जो ऊर्जा लगती है वो हमेशा एक उत्सर्जित ऊर्जा होती है। तो हम बोलते हैं EgE1 का मान जो है वो नेगेटिव होता है। EgE1 का मान जो है वो नेगेटिव होता है। अब आप ये देखिए, अगर आपने इस गैसीय ऋणायन को कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और खा ले, तो ना तो भैया किसी धनायन के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की हानि करना बहुत अच्छी बात है, ना किसी ऋणायन के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करना एक अच्छी बात है, क्योंकि उदासीन चीज सबसे बेस्ट है ना। तो अब आप एक बात बताओ, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, हम कह रहे हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन और खाना पड़ेगा तुझे। अगर हम कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और खाने पड़ेगा तुझे, और तुझे किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, इसमें, तो क्या ये राजी राजी कन्वर्ट होगा क्या सेकेंड स्टेप में? नहीं, क्योंकि वो तो इस नेगेटिव चार्ज से भी छुटकारा पाना चाहता था। आपने तो एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका मतलब यह है कि आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो, और जोर जबरदस्ती के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, ना कि वो खुद से उत्सर्जित करता है। तो ये जो सेकेंड स्टेप है ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो EgE1 का मान हमेशा नेगेटिव रहता है ना। आपके पास में अक्रिय गैसों के अलावा उनमें शून्य रहता है, धातुओं में भी रहता है पॉजिटिव, बट यस बाकी सेकंड स्टेप में पॉजिटिव स्टेप रहेगा। तो आप देखो, Cl से Cl माइनस, F से F माइनस जाना एक आम बात है कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन तो सब खा लेंगे, पर O से O माइनस 2 जाना, इसमें O से O माइनस तक जाने में तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, पर O माइनस से O माइनस 2 जब जाएंगे तो ऐसे केस में अवशोषण होगा, और ओवरऑल वैल्यू जो है इनका जो सम है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अवशोषण ज्यादा होता है उत्सर्जन से। और वही सवाल भी कह रहा है किस केस में अवशोषण आवश्यक है, तो इस वाले केस में अवशोषण आवश्यक है। अवशोषण ज्यादा होता है उत्सर्जन के कंपैरिजन में। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से दिमाग में बिठाएं इसको, देखें तो प्लीज देखें ध्यान से। प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषण आवश्यक है वो है आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो जो गलत होगा कथन वो हमारा आंसर होगा, ये बात है। पहला ऑप्शन, तत्वों के गुण इनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, यही तो हमारा आधुनिक आवर्तीय नियम था, है ना। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। धात्विक तत्वों की तुलना में अधात्विक तत्वों की संख्या कम है। सही बात है, पूरा S ब्लॉक, पूरा D ब्लॉक, पूरा F ब्लॉक सब धातु ही तो है। सिर्फ एक P ब्लॉक है, उसमें भी कुछ कुछ धातु है, बाकी अधातु है। तो पूरे आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो धातुओं की संख्या अधातुओं से तो ज्यादा ही है। तो ये जो कह रहा है कि धातुओं की तुलना में अधातु कम है, सही बात। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो गलत कथन खोजना था, ना पहला गलत ना दूसरा गलत। तीसरा देखें, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जाओं में भी वृद्धि नियमित नहीं होती है। ये भी सही बात है। सामान्यतः हम कहते हैं कि आवर्त में आपके पास में बढ़ जाती है वैल्यू, परंतु जरूरी नहीं है। जैसे बेरिलियम बोरॉन का केस देख लिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का केस देख लिया, और यही उनके नीचे भी चलेगा हमेशा। तो नियमित रूप से बढ़ेगी ये जरूरी नहीं है। तो ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, यानी कि हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो गलत ऑप्शन बताना है।
तो ये तीनों ही अगर हमारा आंसर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है आखिरी वाला होना ही चाहिए, उसको पढ़ के भी देख लेते हैं। संक्रमण तत्वों के डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एकाधिक रूप से बढ़ते हैं, ये गड़बड़ है। डी उपकोष में एकाधिक रूप से मतलब हर बार हर तत्व में एक एक डी इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप क्रोमियम की बात करेंगे या आप वैनेडियम की बात करेंगे तो आप देखेंगे वैनेडियम है 3d3 4s2, तो आपने एक्सपेक्ट किया कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए, तो आपको लगा था कि क्रोमियम हो जाएगा 3d4 4s2, बट ऐसा होता नहीं है। क्रोमियम क्या होता है 3d5 4s1, तो एकाधिक रूप से नहीं बढ़ा ना। हम कह रहे थे एकाधिक रूप से भर जाए, वो चीज नहीं हुई यहां पे, तो हमारे पास ये रहेगा। तो यानी कि ये ऑप्शन गड़बड़ है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ये कह रहा है कि संक्रमण तत्वों में एकाधिक रूप से बढ़ता है। ये चीज आप फिर कॉपर और जिंक पे भी देख सकते थे। यहां 3d10 4s1 होता है और इससे जस्ट पहले वाले पे 3d8 4s2 होता है, तो 8 से 10 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए डी में अचानक, है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गड़बड़ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। प्लीज देखें ध्यान से। प्लीज देखें ध्यान से। यस ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हीलियम आयन के लिए प्रथम कक्ष की ऊर्जा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो द्वितीय कोश के लिए इसकी ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा, द्वितीय कोश के लिए इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो बेटा जी ये तो परमाणु की संरचना वाले का न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ गया। आप ध्यान से देखें, किसी भी परमाणु के लिए हम बोलते हैं, अगर आयनन ऊर्जा की बात करी जाए तो हाइड्रोजन के लिए तो होती है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप किसी भी परमाणु या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले आयन की बात करते हैं तो वैल्यू होती है 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ध्यान से, अब अगर आप बात करें ऊर्जा के बारे में तो ऊर्जा होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सबने बोहर का मॉडल पढ़ा होगा तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, है ना। अगर ये फॉर्मूला अपने को पता है तो 13.6 जेड स्क्वायर को तो हम आयनन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे किसी भी अनंत कोश में जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है माइनस आयनन ऊर्जा अपॉन एन स्क्वायर। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। यूनिट हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये हो गया तो हमें आयनन ऊर्जा पता है 54.4 और हमें कौन से कक्ष में बतानी है बात, द्वितीय कक्ष में, n इज इक्वल टू 2 में। तो हम बोल देंगे ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मान हो जाएगा -54.4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि -54.4 डिवाइडेड बाय 4। आंसर हो जाएगा -1, 4 1 जा 4, 1 4, 4 3 जा 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। यस, फिजिकल केमिस्ट्री बोहर का मॉडल हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, वही फॉर्मूले मैंने यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। वैसे ये आवर्त सारणी का सवाल इसे नहीं बोलेंगे, बट अब आ गया तो मैंने सोचा कर तो सकते हैं, है तो केमिस्ट्री ही, आती तो तुम्हें भी है, पढ़ानी मुझे भी आती है, तो क्यों ना सवाल को कर लिया जाए। ठीक है, देखा ध्यान से आपने, क्लियर है, बहुत सही। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थिर है। स्थिर बोले या स्थाई बोले,
इस पे बात है, स्थिर बोले या स्थाई बोले उस पे बात है। तो अगर +2 की बात हो रही है तो बेटा जी जब भी ऐसे ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो तो दिमाग में आपके फटाक से एक कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए जिसका नाम है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव, इंग्लिश में इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहता है ये कहता है कि जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाते हैं, है ना, वर्ग में नीचे जाते हैं तो जो लास्ट वाला मेंबर है उसमें निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक हो जाता है। ये चीज लागू होती है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे आपने बोरॉन फैमिली की बात करी अगर, तो हम बोलते हैं कि इनका सामान्य विन्यास होता है NH2NP1। तो यहां पे तत्व होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी +3। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? +3 कि S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन को मैंने एक साथ निकाल दिया। और अगर मैं बात करूं न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था की तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है केवल P उपकोष के इलेक्ट्रॉन का निकलना, S उपकोष के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। यही तो अक्रिय युग्म प्रभाव होता है, आप थ्योरी चेक कर सकते हैं। तो यहां पे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, बाकी हाँ मिनिमम नहीं बोलेंगे इसको, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देंगे या लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देंगे या अदर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देंगे, वो है +1। तो हम ये कहते हैं कि जो ऊपर के तत्व हैं जैसे एल्यूमिनियम है तो इसके लिए +3 का स्थायित्व +1 से ज्यादा है। पर अगर आपने लास्ट का मेंबर लिया थैलियम तो इसके लिए +1 का स्थायित्व +3 से ज्यादा है। थैलियम के लिए +1 का स्थायित्व +3 से ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें बोरॉन फैमिली के बाद में आगे कार्बन फैमिली के लिए, अगर हम बात करें बोरॉन फैमिली के बाद कार्बन फैमिली के लिए, तो कार्बन फैमिली का सामान्य विन्यास होता है NH2NP2। NH2NP2, अगर NH2NP2 है तो हम बोलेंगे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था यहां पे क्या होती है? +4। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? S और P के टोटल इलेक्ट्रॉन का सम +4। और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगी? केवल P के इलेक्ट्रॉन निकलना, दैट इज +2, है ना, दैट इज +2। तो हम बोलेंगे अगर हमने कार्बन फैमिली के तत्वों की बात करी तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो हम बोलेंगे कि अगर सिलिकॉन के लिए सपोज तुमने बात करी होती तो मैं कहता +4 का स्थायित्व +2 से ज्यादा है। जर्मेनियम के लिए बात करी होती तो हम बोल देते +4 का स्थायित्व +2 से ज्यादा है। यही चीज हम टिन के लिए भी बोल देते, बट हम लेड के लिए नहीं बोल पाएंगे। लेड आखिरी मेंबर है, इसके लिए मैं कहूंगा +2 का जो स्थायित्व है वो +4 से ज्यादा है। वर्ग में लास्ट के मेंबर्स पे निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक हो जाता है। तो अगर +2 का स्थायित्व आपसे पूछा है SN PB Fe Ag, Ag के लिए +1 होती है, पर हम लोग यहां पे PB के लिए बोल देंगे +2 होती है। सही है जी, बढ़िया है, क्लियर है। Fe के लिए भी +3 ज्यादा बेहतर, 3D5 हो जाएगा ना, तो अर्ध पूरी डी विन्यास होगा। बट लेड के लिए +2 जो है उसका स्थायित्व ज्यादा है अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से, जबकि टिन के लिए +4 का स्थायित्व ज्यादा है। राइट, बहुत सही। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें, निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आकार का घटता हुआ क्रम क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आकार का घटता हुआ क्रम क्या होगा? पोटेशियम पे परमाणु क्रमांक 19 है, कैल्शियम पे परमाणु क्रमांक 20 है, क्लोरीन पे परमाणु क्रमांक 17 है, सल्फर पे परमाणु क्रमांक 16 है, और आपके पास सभी में 18-18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्योंकि 19 पे एक +1 है तो एक कम हो जाएगा, यहां +2 है तो 20 पे 2 कम हो जाएंगे, 17 पे एक -1 है, एक जुड़ जाएगा, सल्फर पे 16 पे 2 जुड़ जाएंगे। अगर इस तरीके का केस है आयनों में तो आपको पता है कि सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज के अंदर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है आयनिक त्रिज्या घटती है। तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसा है, ये हो जाएगा, क्योंकि 16, 17, 19 और 20 परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा आयनिक त्रिज्या घटेगी। अगर ये ऑर्डर हो जाना चाहिए तो हमारे पास हो जाएगा सल्फाइड, क्लोराइड, K+ और Ca+2।
डी आंसर हो जाएगा। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। यस, यस। देखो भाई ध्यान से, अच्छे से गौर से देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई समस्या है तो समझा दो। इजी है सब कुछ। अगली क्लास से शुरू करेंगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें 2 लेक्चर लेंगे, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी 2 लेक्चर लेंगे, तो हो जाएगा इजीली, है ना। प्लीज ध्यान से देखें यहां तक। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? आपको ये बात पता है कि ऑप्शन ठहरे हैं सारे हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब वर्ग नंबर 17 के तत्व हैं। और वर्ग नंबर 17 के तत्व में जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो हमें ऑर्डर पता होता है, हमारा फाइनल ऑर्डर ये होता है। हमारा फाइनल ऑर्डर ये होता है। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, सबसे कम आयोडीन, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक हो गई क्लोरीन की। आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। ठीक बात है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला, निम्न में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? तो बेटा वैद्युत ऋणात्मकता जब भी सवाल आए ना, दिमाग में ये जरूर बिठा लो। जब भी वैद्युत ऋणात्मकता की बात आए ना, दिमाग में ये जरूर बिठा लो कि सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी आपका फ्लोरीन होता है पूरी आवर्त सारणी में, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर आपका नाइट्रोजन होता है। तो अगर सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता का तत्व फ्लोरीन है, तो आप अगर ऑप्शंस को चेक करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हमें ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि फ्लोरीन अगर मेंशन्ड है तो फिर तो क्वेश्चन वहीं रुक जाता है, क्योंकि फ्लोरीन के आगे तो डिस्कशन ही नहीं है। सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी ही वो है, तो अगर वो मेंशन्ड है तो फिर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। ठीक है जी, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी है ना क्वेश्चंस हमारे पास? यस, अभी हमारे पास काफी सवाल हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किसके पास सर्वाधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? अब इसके लिए तुम्हें परमाणु का और आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए, तभी तो तुम गिन पाओगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। तो आफ्बाउ का नियम आप सबने सीखा है, उसी पे बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम +2, तो पहले मैग्नीशियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक है 12, तो ये हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, या हम कह देते हैं नियॉन 3s2, कह देते हैं ना। ठीक है, अगर मैं Mg के +2 पे जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं नियॉन पे आ रहा हूं, क्योंकि S है संयोजी कोश 3s वाला, है ना, उसमें S उपकोश है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा। और अक्रिय गैसों में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0। बढ़िया। अगला देखो, टाइटेनियम +3, तो टाइटेनियम है परमाणु क्रमांक 22। स्कैंडियम से आपकी 3D सीरीज शुरू होती है ना। सेकंड नंबर पे टाइटेनियम है, तो हमारे पास ये हो जाएगा आर्गन 3d2 4s2, आर्गन 3d2 4s2। अगर ऐसा है तो हम लोग को टाइटेनियम पे +3 लिखना है। अगर टाइटेनियम पे +3 लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा आर्गन 3d1। तो हमारे पास डी उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 1। अगला, वैनेडियम, परमाणु क्रमांक है 23, ये हो जाएगा आर्गन 3d3 4s2, 3d3 4s2। अगर मेरे को +3 पे जाना है, वैनेडियम के +3 पे जाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, तो हमारे पास में विन्यास बच जाएगा आर्गन 3d2। और अगर ये आर्गन 3d2 बन गया तो डी में 5 कक्षक होते हैं, 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास में, ये हमें दिख रहा है, क्योंकि आप देखो यहां पे 3d ऐसा होता है ना, तो ये 1, तो 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां 2 हो जाएंगे तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगला, Fe+2, परमाणु क्रमांक है 26, तो आर्गन 3d6 4s2 होता है। वैसे तो 4s2 3d6 4s2 3d3 होना चाहिए, बट हम
3D मतलब कोश वाइज लिख रहे हैं तो ये लिखा गया। वैसे तो हमेशा 4s पहले भरा जाता है फिर 3D का नंबर आता है, बट हम तो कोश वाइज लिख रहे हैं तो हमने ये लिख दिया, जैसे आपको ठीक लगे। अगर ये हो गया तो हम बोलेंगे Fe का +2, Fe पे +2 आने का मतलब है 4s से दोनों इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना, क्योंकि सबसे उच्चतम जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा आर्गन 3d6। आर्गन 3d6 हो गया। अगर आर्गन 3d6 हो गया तो 6 का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 और 4 सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन है डी ऑप्शन। सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन है डी ऑप्शन में। आंसर है 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है, CO होता है, N2O होता है ना। ये आपकी उदासीन ऑक्साइड है, NO है, तो CO आपका उदासीन ऑक्साइड है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, पढ़ो एक बार ध्यान से। पहला ऑप्शन कह रहा है एल्यूमिनियम का प्रथम आयनन विभव Mg के प्रथम आयनन विभव से कम है। तो हमें यह पता है, आज हमने क्वेश्चन भी किया था कि मैग्नीशियम जीतता है एल्यूमिनियम से। ये रहता है हमारे पास में सीन। अगर ये रहता है हमारे पास सीन, तो एल्यूमिनियम का प्रथम आयनन विभव मैग्नीशियम के प्रथम आयनन विभव से कम होता है। ये सही है। हमें तो गलत कथन पकड़ना है, तो ये तो ठीक है, ये आंसर नहीं है। मैग्नीशियम का द्वितीय आयनन विभव सोडियम के द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है। तो आइए बात करें सोडियम और मैग्नीशियम की। सोडियम के संयोजी कोश में 3s1 है, मैग्नीशियम के संयोजी कोश में 3s2 है। यह है आपकी मूल अवस्था। यहां से ये जाता है 3s0, पीछे 2p6 मौजूद होता है, ये जाता है 3s1। यहां पे आयनन विभव IE1 की बात हो रही थी, हमें द्वितीय आयनन विभव की बात करनी है, तो IE2 के लिए अब 2p6 में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जबकि यहां पे 3s वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2p6 बन जाएगा, रह जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एनर्जी इधर देनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्ण पूरित में से इलेक्ट्रॉन निकलने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यहां तो 3s का इलेक्ट्रॉन निकल के खुशी होगी, क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास मिल जाएगा 2p6। यहां पे ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब सोडियम का द्वितीय आयनन विभव मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, तो मैग्नीशियम का द्वितीय आयनन विभव सोडियम से अधिक होता है। ये गड़बड़ हो गया। द्वितीय आयनन विभव तो सोडियम का अधिक होता है, तो ये वाला कथन आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर सोडियम मैग्नीशियम में प्रथम आयनन विभव की बात करें, तो सोडियम का प्रथम आयनन विभव मैग्नीशियम के प्रथम आयनन विभव से कम होता है। बिल्कुल ठीक बात है, मैग्नीशियम का ज्यादा है। और मैग्नीशियम का तृतीय आयनन विभव एल्यूमिनियम से, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। बट बी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, ये आप ट्राई करके देखिएगा अपने आप से। बहुत अच्छे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें बताना है त्रिज्या का सही क्रम। अगर हमें त्रिज्या का सही क्रम बताना है, तो सबसे पहली बात बेटा ये गांठ बांध लो, जहां आयन दिख जाए सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज समझ जाया करो, और जहां सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज समझ जाओ, वहां आपको पता है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है आयनीय त्रिज्या घटती है। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये देख लिया कि ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है परमाणु क्रमांक वाइज। इलेक्ट्रॉन यहां 10, यहां भी 10, वहां भी 10 है। अगर सम इलेक्ट्रॉन ये है, तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम उसकी आयनीय त्रिज्या सबसे ज्यादा, तो यही हो जाना चाहिए आंसर। हो गया, सिंगल करेक्ट की बात हो रही है। बाकी तो तुम्हें पता है लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही वर्ग के तत्व हैं, और वर्ग में नीचे जाने पे त्रिज्या बढ़ती है, तो लिथियम सबसे छोटा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम होना चाहिए। गड़बड़ लिखा हुआ है। जैसे जैसे धनात्मक आवेश बढ़ता है त्रिज्या घटती है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, और ऐसे ही फिर वहां पे भी। ओके जी, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अम्लीय प्रबलता का क्रम। तो बेटा जी हमें एक बात पता है अच्छे से कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम जब, तो हमारे पास ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, वर्ग में नीचे जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। तो बेटा जी अगर आपने यहां बात करी है, तो क्लोरीन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और फास्फोरस का ऑक्साइड, तो हमें पता है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। तो इसके ऑक्साइड का अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन वाले का, फिर सल्फर का, फिर फास्फोरस का, और यही दिया हुआ भी है। क्लोरीन के ऑक्साइड का अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा, फिर आपके सल्फर के ऑक्साइड का, और सबसे कम आपके फास्फोरस के ऑक्साइड का।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, कैसे करेंगे इस सवाल को। बेरिलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरॉन की आयनन ऊर्जा से अधिक है। यस, हमने बात करी भी है आज ही, जब हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला केस डिस्कस कर रहे थे, वहां बेरिलियम बोरॉन हमने भेदन प्रभाव, भेदन प्रवृत्ति के बारे में बात करके उस चीज को आंसर किया था। ये देखिएगा कि जो चीज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में लगती है वही बेरिलियम बोरॉन में भी लगती है। बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरॉन से ज्यादा है, प्रथम आयनन ऊर्जा, है ना। तो वही वाली बात है, ये हमसे डिस्कस करना चाह रहा है। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि बेरिलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरॉन की आयनन ऊर्जा से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, सही कथन है। बेरिलियम जो है उसका विन्यास है 2s2 और बोरॉन जो है उसका संयोजी कोश विन्यास है 2s2 2p1, जबकि कारण है 2p कक्षक की ऊर्जा 2s से कम होती है। 2p की ऊर्जा 2s से कम होती है, तो गड़बड़ है। हमें तो n+l का नियम पता है, और n+l के नियम से हमें ये समझ में आता है कि 2s और 2p को अगर कंपेयर करते हो तो 2p की ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि n दोनों में कॉमन है। l यहां 0 है, l यहां 1 है, तो n+l का मान वहां ज्यादा होगा। तो 2p की ऊर्जा 2s से ज्यादा होगी, ना कि कम होगी। तो ये गड़बड़ है। तो अगर प्रकथन सही है और कारण गलत है तो हम बोलेंगे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सही है ना, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ध्यान से, अगर ये समझ में आता है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल किस तरह करना है, ये प्रथम आयनन विभव का सवाल है। मुझे लगता है हम काफी टाइप के सवाल कर चुके हैं ऐसे, तो इसे आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। ये वाला सवाल देखो, आराम से समय देके पढ़ो इस सवाल को, क्या समझ में आता है बताओ। हाँ जी, हाँ जी, चार परमाणुओं के प्रथम, द्वितीय, तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक है n, n+1, n+2, n+3। जहां n का मान 10 से कम होना चाहिए, तो n का मान हो क्या सकता है, यह बताना है। अच्छा सवाल है, ध्यान से सोचो बेटा। हम यहां पे ये देख पा रहे हैं कि यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से, तो ये देखो 496 से 4560, कितना बड़ा गैप है। यानी कि संयोजी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रहा होगा, अगला इलेक्ट्रॉन के लिए संयोजी कोश से अंदर वाले कोश में जाना पड़ा होगा। यानी कि ये जो है ये आपका एक क्षारीय धातु है, क्योंकि क्षारीय धातु आपका ऐसा होता है जिसके संयोजी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये बात आप मानते हो क्या? ठीक है, क्लियर है, पक्का, बहुत सही। चलिए, अगर आप यहां देखें तो 700 का गैप आ गया, ठीक है, बट अगर आप यहां देखें तो 6000 का गैप है लगभग। यानी कि संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तक तो आसानी से निकल गए, तीसरा निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ी। मतलब संयोजी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तीसरा वाला तो अंदर रहा होगा, जो कि दिक्कत की बात है ना, उससे निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगी है। तो यह आपकी क्षारीय मृदा धातु है, क्योंकि संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो क्षारीय मृदा धातु में होते हैं। अब आप आगे देखें, अब अगर हम ये क्षारीय मृदा धातु बोले, ये क्षारीय धातु बोले, यहां देखिए यहां से यहां कुछ बड़ा, पर यहां से यहां एक थोड़ा बड़ा गैप है, यहां से यहां थोड़ा बड़ा गैप है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, परमाणु क्रमांक तो एक सीक्वेंस में होते हैं। तो अगर ये क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु से पहले वाला क्षारीय धातु है, तो उससे पहले वाला कौन होगा, उससे पहले वाला कौन होगा? तो आप याद करने की कोशिश करो, आप याद करने की कोशिश करो। हमारे पास अगर ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, फिर आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नीचे नियॉन है। फिर से अगर मैं बात करूं तो ये है सोडियम और ये है मैग्नीशियम।
मेरे को ये बोला हुआ है कि n का मान 10 से कम है, तो n+3 अगर अधिकतम भी मानूं तो एल्यूमिनियम तक हो सकता है अगर n का मान 10 भी हो तो। अब आप देखो, अगर ये क्षारीय मृदा धातु है, फिर ये क्षारीय धातु है, तो उससे जस्ट पहले वाली कौन होगी? अक्रिय गैस। और उससे जस्ट पहले वाला कौन होगा? हैलोजन। तो अगर ये क्षारीय मृदा धातु का परमाणु क्रमांक है, तो उससे जस्ट पहले वाला क्षारीय धातु का परमाणु क्रमांक होगा, उससे जस्ट पहले वाला अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक होगा, और उससे जस्ट पहले वाला किसका रहा होगा? हैलोजन। अगर हैलोजन रहा होगा तो बेटा जी ये जो N है वो हैलोजन होना चाहिए, और ऐसा परमाणु हैलोजन का जिसका परमाणु क्रमांक 10 से कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन ही है। हैलोजन भी है और परमाणु क्रमांक 9 है, 10 से कम है ना? तो हमारा N का मान हो जाएगा 9। N का मान क्या हो जाएगा? 9। तो संयोजी कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पे हमने जज कर लिया। ठीक है, क्लियर है, पक्का? बहुत सही। बच्चे कहते हैं सर आपने सोडियम मैग्नीशियम वाला कॉम्बिनेशन ही क्यों माना? ये मान लेते, बेरिलियम हो गया क्षारीय मृदा, लिथियम हो गया क्षारीय धातु, ये हो गया अक्रिय गैस, और इससे पहले हाइड्रोजन है, तो ये भी N 10 से कम है, तो ये ले लेते हैं आंसर। आपने फ्लोरीन ही क्यों माना? हम हाइड्रोजन बोल सकते हैं, N का मान 1 क्यों नहीं है? बेटा बात है, अगर हाइड्रोजन होता तो उसके लिए IE2 IE3 का कोई तुक नहीं होता ना। हाइड्रोजन है 1s1, उस पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर IE2 और IE3 का कोई तुक ही नहीं होता, है ना? IE2 IE3 अगर डिफाइन है तो हाइड्रोजन वाले से तो नीचे वाले आवर्त का है वो केस, इसीलिए फ्लोरीन आंसर है, N का मान 9 है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ में मैं आज के सेशन पे देता हूं पूर्ण विराम। आप लोग रिवाइज करिएगा बढ़िया से, ठीक है? साथ में डीपीपी ट्राई करिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं, उन्हें जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।